Hello everyone, welcome to Simple Funda. I am Apurv and in this lecture we are going to cover one more commission related to MPPSC Prelims Unit 10. तो जैसा कि कल हमने एक टॉपिक कवर किया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और आज हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और पहले ये समझते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर्म कैसे हुआ। ठीक है, तो इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देने के लिए 1993 में एक एक्ट पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, उस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, और ये एक्ट पास किया गया था 28 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, इसी एक्ट के चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में मेंशन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएचआरसी का। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के चैप्टर 2 के सेक्शन 3 के अंडर ही बना है। ओके, तो चूंकि ये एक एक्ट के माध्यम से बना है ये कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये किस टाइप की बॉडी हो गई? ये हो गई स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट डेट की, तो एनएचआरसी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है 12 अक्टूबर 1993। ओके, अब अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की कि एनएचआरसी जो है उसमें एक चेयरमैन के साथ साथ कितने मेंबर्स हैं। ओके, तो एनएचआरसी जो है उसको मानते हैं हम 13 मेंबर बॉडी, जिसमें से एक मेंबर होता है चेयरमैन और 12 डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो चेयरमैन है उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन एक चेयरमैन बन सकता है एनएचआरसी का? तो एनएचआरसी के चेयरमैन बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है एनी पर्सन हु इज और हैज बीन, है या रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चेयरमैन कौन बन सकता है? ऐसा पर्सन जो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहा है या फिर करेंटली है। ओके, तो ये क्राइटेरिया हो गया चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी बनने का। ठीक है, सिमिलरली अब अगर हम देखते हैं कि मेंबर कौन बन सकता है और क्या क्राइटेरिया है मेंबर बनने का, तो एक मेंबर एनएचआरसी में ऐसा होगा जो या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या फिर रह चुका है। ठीक है, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों जगह आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो चेयरमैन भी बन सकता है या फिर एक मेंबर भी बन सकता है, या तो करेंट सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड या फिर जो रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, तो एक मेंबर तो ऐसा होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज या तो रह चुका है या करेंटली है। सिमिलरली एक मेंबर ऐसा होगा जो चीफ जस्टिस या तो है या तो रह चुका है किसी भी हाई कोर्ट का। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें से किसी भी एक हाई कोर्ट का या तो वो जज अभी है या तो रह चुका है, ऐसा पर्सन एक मेंबर बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ठीक है, इसके साथ ही 3 मेंबर ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड का। ठीक है, तो 3 मेंबर ऐसे होंगे जिनको नॉलेज है प्लस एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। इन 3 मेंबर्स में से एटलीस्ट एक वुमेन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया एक चेयरमैन, एक मेंबर ऐसा जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है या फिर करेंटली जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है या फिर है। सिमिलरली एक मेंबर ऐसा जो या तो हाई कोर्ट का जज रह चुका है या तो है, प्लस 3 मेंबर्स ऐसे जिनको एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है ह्यूमन राइट फील्ड का।
तो अभी तक हमने 6 मेंबर का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब बाकी बचते हैं 7, क्योंकि टोटल इट इज अ 13 मेंबर कमेटी, ओके, 13 मेंबर कमीशन, सॉरी। तो these 6 आर अपॉइंटेड मेंबर्स, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनको कोई अपॉइंट करता है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 6 तो हो गए अपॉइंटेड मेंबर्स, अब बाकी बचे 7 मेंबर्स। तो वो 7 होते हैं डीम्ड मेंबर्स। डीम्ड मेंबर्स मतलब डायरेक्टली एनएचआरसी में उनको अपॉइंट नहीं किया जाता, वो किसी दूसरे कमीशन के मेंबर या फिर चेयरपर्सन हैं और उनको मान लिया जाता है मेंबर एनएचआरसी का, ठीक है। तो ऐसे 7 मेंबर्स कौन कौन होते हैं? ऐसे 7 मेंबर होते हैं चेयरपर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन, चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन, चेयरमैन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन एंड चेयरमैन ऑफ डिसेबिलिटी कमीशन। तो ये 7 कमीशन ऐसे हैं जिनके चेयरपर्सन को एक डीम्ड मेंबर मान लिया जाता है एनएचआरसी का, ठीक है। उनमें से ये देखिए, ये 5 कमीशन तो ऐसे हैं कि जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है यूनिट 10 में, और ये हमको कवर करना है। उनके अलावा ये 2 कमीशंस और हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ये 3 कमीशंस की, ओबीसी कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन एंड डिसेबिलिटी कमीशन, तो एक ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 2019 एक अमेंडमेंट आया था, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद ही इन 3 चेयरपर्सन्स को, इन कमीशंस के चेयरपर्सन्स को एनएचआरसी का डीम्ड मेंबर माना गया। इससे पहले नहीं माना जाता था, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि मेंबर और चेयरपर्सन के अलावा और कौन कौन होता है कमीशन का पार्ट। तो एक जनरल सेक्रेटरी रहता है जिसको सीईओ बोला जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देयर शैल बी अ जनरल सेक्रेटरी हु शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनएचआरसी। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का फंक्शन क्या रहेगा? सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम प्लस फाइनेंशियल फंक्शंस जो भी एनएचआरसी के हैं वो सीईओ करता है, ठीक है। तो जुडिशियल जितने भी काम हैं वो करते हैं चेयरपर्सन और मेंबर्स, और जुडिशियल काम के अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और फाइनेंशियल काम है वो करता है सीईओ, ठीक है। अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में एनएचआरसी के, और हेडक्वार्टर्स ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही रहेंगे। अगर गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर प्री अप्रूवल लिया जाए तो हेडक्वार्टर को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है, बट करेंटली ये दिल्ली में है, ओके। अब अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑन 10th of December 1948 यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन घोषित किया था ह्यूमन राइट्स पे, इसीलिए 10 दिसंबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ठीक है। तो जैसे कल हमने बात किया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें हमने बात करा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट जो सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो इंडिपेंडेंटली प्रेसिडेंट नहीं संभालता, वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है। सिमिलरली एनएचआरसी में भी तो अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, ठीक है। तो अब देखते हैं इस कमेटी में जो कि रिकमेंड करती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को, साथ ही साथ मेंबर्स को, वो कमेटी कितने मेंबर्स की होती है और कौन कौन उनका मेंबर होता है कमेटी का, ठीक है। तो इट इज अ 6 मेंबर कमेटी, ओके। इट इज अ 6 मेंबर कमेटी headed by
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस कमेटी का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके अलावा 5 अदर मेंबर्स जो होते हैं। एक मेंबर होता है लोकसभा स्पीकर, ओके। एक दूसरा मेंबर होता है लोकसभा की लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ओके। अदर मेंबर इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ ही साथ एक मेंबर होता है डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन मेंबर नहीं होता इस कमेटी का, डेप्यूटी चेयरमैन मेंबर होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है जिसको हमें याद रखना है। तो मेंबर होता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा भी इस कमेटी का मेंबर होता है। हेंस इट इज अ 6 मेंबर कमेटी जिसका हेड होता है पीएम और अदर 5 मेंबर्स ये होते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जो कमेटी होगी वो रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चेयरमैन और अदर मेंबर्स को, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि इसका चेयरमैन और मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं। तो इफ एनी वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज सिलेक्टेड एज मेंबर ऑफ एनएचआरसी, then these judges need to take permission from Chief Justice of India to be appointed as member और chairperson of NHRC। ये अपने से नहीं बन सकते, पहले इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन इनको किसको देना पड़ता है? प्रेसिडेंट को, ठीक है। सिमिलरली प्रेसिडेंट ही मेंबर्स और चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी को रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की नोडल एजेंसी कौन सी है, ठीक है। तो एनएचआरसी की नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टेन्योर ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो टेन्योर जो होता है वो होता है 3 इयर्स और 70 ईयर एज। मतलब मान लीजिए अगर कोई सपोज 60 किसी मेंबर की एज है तो ही विल कवर 3 इयर्स टेन्योर। अब सपोज कोई मेंबर जो अपॉइंट हो रहा है उसकी एज अगर 68 है तो इट विल ही और शी विल कवर ओनली 2 इयर्स, बिकॉज आफ्टर 2 इयर्स ही और शी विल टर्न 70 और उनको ये सीट अपनी खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टेन्योर इज 3 इयर्स और 70 एज विच एवर इज अर्लियर, ओके। अब अगर हम बात करें फंक्शंस क्या है एनएचआरसी के, तो एनएचआरसी बहुत बड़ा कमीशन है और भारत में कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो चीज़ पॉइंट ऑफ कंसर्न है एनएचआरसी के लिए। तो एवरी मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर एनएचआरसी। और एनएचआरसी उन मुद्दों पर काम कैसे करता है? एनएचआरसी वर्क्स ऑन कंप्लेंट बाय विक्टिम, ओके। सपोज देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ फैक्ट्री सपोज, और वो अपने वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है, उनसे मान लीजिए 18 घंटे काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, या तो वर्कर जो है वो खुद कंप्लेंट कर दे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में दैट आवर कंपनी इज वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स, तो एनएचआरसी उस चीज़ का संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई चालू कर सकती है। या फिर मान लीजिए वर्कर उस पर कंप्लेंट नहीं कर रहा तो कोई थर्ड पार्टी के कंप्लेंट पे भी वो अपना काम चालू कर सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी सपोज देयर इज अ जर्नलिस्ट जिसने कंप्लेंट कर दी कि इस कंपनी में इन वर्करों के साथ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो भी एनएचआरसी उसका संज्ञान ले सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सू मोटो कॉग्निजेंस। मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी थर्ड पार्टी ने कंप्लेंट करी ना किसी विक्टिम ने कंप्लेंट करी, बट अपने स्वतः संज्ञान अपने डिस्क्रिप्शन के बेस पे भी एनएचआरसी काम कर सकता है, ठीक है। जहां भी उनको लगता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसको वो अपने अंडर काम कर सकते हैं, ठीक है।
और एनएचआरसी क्या करता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं हो रहा है इस चीज़ को देखने के लिए कई सारे इंस्पेक्शन करता है, जैसे कि जेल हो गए, सुधार गृह हो गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को चेक करने के लिए वो इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। बट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से इन इंस्पेक्शन को करने के लिए, ठीक है। ये हमने अभी तक समझा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या काम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो एनएचआरसी विल पार्टिसिपेट इन वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ट्रिटीज ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब मान लीजिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है या ट्रिटी हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑफ एनएचआरसी रहेगा, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई ट्रिटी हो रही है, इंडिया कोई ट्रिटी अगर कर रहा है, तो उसमें भी अपने सजेशंस, अपने इनपुट देती है एनएचआरसी, ओके। एनएचआरसी ऑल्सो प्रमोट्स स्टडीज एंड रिसर्च ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितना रिसर्च और स्टडी होती है उसको प्रमोट करने का काम भी एनएचआरसी करता है। साथ ही साथ एनएचआरसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनकरेज करता है कि वो भी जो भी मामले ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड हैं उन पर काम करे, ठीक है। तो ये हो गए एनएचआरसी के फंक्शन। अब देखते हैं एनएचआरसी के पावर क्या क्या है, ठीक है। तो एनएचआरसी के पावर है, एनएचआरसी होल्ड्स द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। तो सिविल कोर्ट की शक्तियां एनएचआरसी के पास होती हैं। साथ ही साथ दे कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए किसी भी चीज़ की तहकीकात अगर एनएचआरसी कर रहा है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि किस चीज़ों पे एनएचआरसी इंटरफियर नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे मामले जो दूसरी एजेंसीज के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं या जिन चीज़ का संज्ञान कोई दूसरी एजेंसी ले रही है, तो फिर एनएचआरसी उन चीज़ों में इंटरफियर नहीं करता, ठीक है। तो सब्जेक्ट दैट इज पेंडिंग विद अदर एजेंसीज, उसको इंटरफियर एनएचआरसी नहीं करेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मान लीजिए ह्यूमन राइट वायलेशन जो हुआ है उसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो भी उसका संज्ञान एनएचआरसी नहीं लेता। फॉर मैटर्स which are presented before NHRC after 1 year of commencement of that matter, then NHRC will not interfere in that matter, okay। अब अगर हम बात करें कि NHRC अपना एनुअल रिपोर्ट किसे सबमिट करता है, ठीक है। तो NHRC अपना जो रिपोर्ट बनाता है वो ऐसे टॉपिक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, ऐसे टॉपिक्स जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनुअल रिपोर्ट रहती है एनएचआरसी की उसको पार्लियामेंट में रखता है, रिस्पेक्टिवली जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो एनएचआरसी की रिपोर्ट को स्टेट असेंबली में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि एनुअल रिपोर्ट कहाँ सबमिट करता है एनएचआरसी, ठीक है। अब एनएचआरसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन लाइन ऑफ पेरिस सिद्धांत जो कि एक्सेप्ट किए गए थे अक्टूबर 1991 में। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हेडक्वार्टर का डिस्कशन हम कर चुके हैं। सो नाउ वी मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ अवर डिस्कशन, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू एनएचआरसी, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन कौन था एनएचआरसी का? तो फर्स्ट चेयरमैन थे मिस्टर रंगनाथ मिश्र, ठीक है। तो रंगनाथ मिश्र थे फर्स्ट चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, तो सिमिलरली यूएसए में कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, ओके। तो ये एक पॉइंट हो गया।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 कब से प्रभावी हुआ था, तो वो प्रभावी हुआ था 28 सितंबर 1993 से। ओके, 1993 में ये एक्ट प्रभावी हुआ था। अब अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में कितने अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं, तो अभी तक 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं। एक हुआ था 2006 में, दूसरा हुआ था 2019 में। ठीक है, तो ये हमने अपना डिस्कशन एनएचआरसी से जितना भी डिस्कशन रिलेटेड था वो हमने कर लिया है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ है उसको हमें समराइज करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन रिमेम्बर इट इन अ लॉन्गर टर्म। तो अगर हम बात करें, चलिए इस चीज़ को हम मिनिमाइज कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। ओके, हाँ, तो अब एक हम स्नैपशॉट बनाने का ट्राई करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे और ऐसा ही एक लिस्ट बना लेंगे जिसको हम प्रिंट आउट लेके आसानी से उसको रिवाइज कर सकें। तो विच टाइप ऑफ बॉडी इज एनएचआरसी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी, एस्टेब्लिशमेंट डेट थी 12 अक्टूबर 1993। कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी क्या है, 1 इज चेयरपर्सन प्लस 12 मेंबर्स। ठीक है, अब जो मेंबर का क्राइटेरिया है वो हम अपने जो हमारे पूरे डिटेल नोट्स है उससे देख लेंगे। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, कमेटी इज फॉर्म्ड, यस, 6 मेंबर कमेटी रहती है जिसमें हेड कौन रहता है, पीएम, और लोकसभा में स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा से ये 2 लोग हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर के अलावा अगर राज्यसभा में देखें तो डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, ठीक है, चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन है, उसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो ये 6 लोग होते हैं कमेटी में जो कि रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, सिमिलरली अगर टेन्योर की बात करें तो 3,70, ठीक है, 3 इयर्स या फिर 70 की एज। सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली सैलरी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। रीअपॉइंटमेंट का कोई जिक्र नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ते हैं। ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट, रिमूवल भी प्रेसिडेंट। पावर्स बहुत सारे हैं, जैसे सुओ मोटो हो गया और सिविल कोड का पावर हो गया और कई सारे और हैं। अगर नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री नहीं होगा, नोडल यहाँ पे एजेंसी की बात करें, अगर नोडल एजेंसी की हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई इसकी नोडल एजेंसी। हाँ, अब अगर हम स्पेसिफिक फैक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, रंगनाथ मिश्र। ठीक है, बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 में। इसी प्रकार से कुछ और स्पेसिफिक फैक्ट अगर होंगे तो वो मैं डाल दूंगा। ओके, सो if you like my video then please like on this and please subscribe the channel. Okay, so thank you for watching the video. We will meet in the next lecture in the upcoming days. Okay, thank you.